बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास फिज़िक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 2.1 से लेकर 2.6 तक तमाम सब टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। तो चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स को बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैकेनिक्स। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन गया, मैकेनिक्स क्या है? Branch of physics that deals with the motion of objects and the forces that change it। कि फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि चीज़ें हरकत कैसे करती हैं और किन ताकतों के ज़ेरे असर कोई चीज़ हरकत करती है, इसको मैकेनिक्स कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनता है, ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। पहली क्या है? काइनेमेटिक्स, और दूसरी क्या है? डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले एक लाइन की डेफिनेशन काइनेमेटिक्स की, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। कि अगर हम सिर्फ हरकत को पढ़ रहे हैं लेकिन हरकत किस चीज के जेरे असर हो रही है, किन ताकतों के जेरे असर हरकत हो रही है, इसको नहीं पढ़ रहे, तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। जबकि ये ऑन द अदर हैंड आप काट देंगे, डायनामिक्स की अलग से डेफिनेशन बन जाएगी। डायनामिक्स डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वो ताकतें जिनके जेरे असर चीजें हरकत करती हैं। तो ताकतों को भी पढ़ते हैं और ताकतों के असरात जो हैं मोशन की फॉर्म में जो निकलते हैं, चीजें हरकत करती हैं, हरकत को भी पढ़ते हैं। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हैं मोशन की, जैसे कार की मोशन, बस की मोशन, बाइसिकल की, मोटरसाइकिल की मोशन। रोड पे ये चीजें चलती हैं तो यकीनी बात है हरकत के जेरे असर चल रही है। पानी बह रहा है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, ये तमाम किस चीज की एग्जांपल्स हैं? मोशन की। तो आप इनमें से 2 या 3 एग्जांपल्स लिख देंगे, ठीक है। ये निशान मैं आपको साथ साथ लगवाता जा रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है बेटा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है बेटे? स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका बताने से बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो जाए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताने से। इसकी एग्जांपल्स में आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैस, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब मैस है, आप जाते हैं दुकानदार के पास और उसे कहते हैं 5 kg शुगर दे दें। अब जब आप 5 kg शुगर कहते हैं तो आपने इसमें कहीं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं की। जब आप कहते हैं 2 मीटर कपड़ा दे दें तो आपने उसकी लंबाई बताई है, मैग्नीट्यूड बताया है, डायरेक्शन नहीं बताया। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जो विदाउट डायरेक्शन बताए क्लियर हो जाए। अब कोई शख्स आपको कहता है कि जी आप उसकी गाड़ी को धक्का लगा दें। जब आप कहेंगे उसे कि धक्का लगा दें तो वो फौरन कहेगा कि किस डायरेक्शन में धक्का लगाना है। इसका मतलब है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी बताना लाजिम है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तब जाके उसका मकसद क्लियर होता है। वेक्टर इज द फिजिकल क्वांटिटी which needs magnitude as well as direction to describe it completely। अब वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट है, फोर्स है। तो इसके साथ आप उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, के वेक्टर्स को कैसे जाहिर किया जाता है। अब मुख्तलिफ तरीक़ेकार है वेक्टर को जाहिर करने के। सबसे पहले कहता है टेक्स्ट बुक में अगर हमने वेक्टर को जाहिर करना हो तो हम इसके सिंबल को, इसके निशान को, इसके लेटर को बोल्ड फेस लेटर में लिख देते हैं, गहरा करके लिख देते हैं। जैसे ये ए लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, एफ लिखा है और डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर लिखा हुआ। अब जब आप पेपर पे लिखते हैं तो पेपर में आपके पास बोल्ड की कोई की नहीं है, तो फिर क्या करते हैं आप कि जब आपने पेपर पे मेंशन करना होता है वेक्टर को,
तो आप वेक्टर का सिंबल लिख के उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। अच्छा, कुछ किताबों में आपको नीचे भी एरो मिल जाएगा, कुछ किताबों में सिर्फ लाइन मिल जाएगी ऊपर। बहरहाल एरो बेस्ट वे है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। जब आपने इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जाहिर करना होता है तो आप इटैलिक में लिखते हैं। बेटा इटैलिक में लिखने का क्या मतलब है, ऐसे टेढ़ा करके लिख देना उसको, ठीक है। जैसे ये मैंने एफ लिखना है, ऐसे टेढ़ा करके लिख दें और इसके ऊपर एरो हेड ना लगाएं। जब आप एरो हेड नहीं लगाएंगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड है वेक्टर को जाहिर करने का, बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। जैसे यहां पर ओ से लेकर और इस पॉइंट तक, चलें इसका नाम ए रख लेते हैं। ये ओ ए एक वेलोसिटी वेक्टर है, इसके एक कोने पे क्या लगा दिया आपने, एरो हेड। ये एरो हेड इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है और ये लाइन की जो लेंथ है, लंबाई है, ये इसकी क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अब कागज पे आपके पास मैग्नीट्यूड शो करने के लिए पूरी जगह मौजूद नहीं होती, फिर आप क्या करते हैं, एक सूटेबल स्केल चुनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 न्यूटन आपने ड्रॉ करना है। अब 50, अगर आप 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर बनाए तो 50 सेंटीमीटर लाइन बनाएंगे तो आपके पेपर से बाहर निकल जाएगी। तो फॉर आप एग्जांपल के तौर पर 10 न्यूटन को क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, तो फिर स्केल के मुताबिक 50 न्यूटन आपके पास क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आप ये लाइन कितने सेंटीमीटर की लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर की लगाएंगे और एरो लगा देंगे उसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। तो डायरेक्शन मेंशन करने के लिए कहता पहले आप ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लगा लें, फिर उसके ऊपर मेंशन करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, मशरिक मगरिब शुमाल और जनूब। वी कैन ड्रॉ वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट। तो ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगी ईस्ट वेस्ट के लिए और दूसरी लाइन होगी क्या, नॉर्थ और साउथ के लिए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइंस। और फिर इसके मुताबिक इसकी क्या बनाएं, डायरेक्शन बताएं। मोस्टली वी यूज एनी टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल लाइन x इंटू एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब कहता दो लाइनें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर x और x डैश बना रहे हैं तो वो x एक्सिस कहलाएगा और y और y डैश बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, y एक्सिस। जिस तरह आपके पास फिगर नंबर 2.1 ए में जो है वो शो किया गया है। अच्छा, फिर द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट इज नोन एज ओरिजिन। तो यहां से ओरिजिन की डेफिनेशन भी आ गई। ये जो ओ पॉइंट इस पे बना हुआ है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। इस सिस्टम को, ये जो एक्स और वाई एक्सिस आपने बनाए हैं, इनको क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस। तो आप देखें छोटी छोटी बहुत सी डेफिनेशन यहां निकल रही हैं, एक एक्स एक्सिस की, एक वाई एक्सिस की, एक ओरिजिन की और रेफरेंस एक्सिस की। ये इन 3 लाइनों में ये तीनों चारों डेफिनेशंस मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद अ वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टुवर्ड्स द गिवन डायरेक्शन। कि वेक्टर को जब आपने बनाना है तो ओरिजिन से शुरू करना है और उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको लेके जाना है। डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाय एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। डायरेक्शन आपने डी रखनी है एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस से उसका एंगल नापना है। The angle with x-axis is always measured from the right side of x-axis in the anti-clockwise direction. और पॉजिटिव एंगल जब आपने ड्रॉ करना होता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होती है बेटा, ऐसे उल्टी। क्लॉक आपकी ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज होती है, ये नेगेटिव एंगल को शो करती है। और जब आप ऐसे उल्टा घुमाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। और पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो किया जाता है। 2.1 एग्जांपल में बेटा आपको कहता है ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर v, अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। एंगल थीटा आपका 60 डिग्री आ गया और वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 300 मीटर पर सेकंड। अब ड्रॉ कैसे करना है बेटे, पहले सूटेबल स्केल ले लेना है आपने। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाए आपने, जहां पे वो काट रहे हैं उसे ओरिजिन ओ मेंशन किया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, सूटेबल स्केल लेना है।
स्केल उसने लिया 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो लिहाजा इस स्केल के मुताबिक 300 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा 3 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर लाइन ओ से लेकर पी तक आप ड्रॉ करेंगे और एंगल 60 डिग्री बनाना है। उसने कहा था ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, यहां पर आप डी रखेंगे नॉर्थ पे और नॉर्थ से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट बन जाएगा। एरो हेड लगा दें आप यहां जहां पी मेंशन है, तो ओ से लेकर पी की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर 300 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 2.2, कहता है ड्रॉ अ फोर्स वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब आपका फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 350 न्यूटन और 60 डिग्री एंगल पे वो आपने रिप्रेजेंट करना है विद एक्स एक्सिस। तो पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना ली हमने, एक्स और एक्स डैश और वाई और वाई डैश। अब डायरेक्शन नहीं मेंशन की हुई, सिर्फ एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, तो लिहाजा आपने एक्स एक्सिस से एंगल नापना है 60 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहां मैंने एरो लगाया। फिर स्केल ले लिया आपने 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो लिहाजा 350 न्यूटन कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। 60 डिग्री पे निशान लगाएं एक्स एक्सिस से डी रख के और 3.5 सेंटीमीटर की ये लाइन बना दें ओ से लेकर क्यू तक। डायरेक्शन के लिए एरो लगा दें 60 डिग्री के ऊपर। ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया फोर्स वेक्टर 350 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमें कब मिलता है या किसे कहते हैं? जब आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं और रिजल्ट के तौर पर उसके असर को एक सिंगल वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर, नतीजे में मिलने वाला वेक्टर। इसका इफेक्ट वही होता है जो तमाम वेक्टर्स जिन्हें आपने ऐड किया है उसका असर होता है। क्या मतलब कि ये भी उसी पॉइंट तक आपको ले जाता है रिजल्टेंट वेक्टर जिस जगह तक आप तमाम वेक्टर्स को ऐड करने के बाद पहुंच रहे होते हैं। तो हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है इस रिजल्टेंट वेक्टर का और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी सीखनी है। एक मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर का ग्राफिकल मेथड है जिसे हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। बहरहाल आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक याद करनी है, ये जो दो लाइनें मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड के जरिए वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो आप इसके ऊपर हेडिंग दे लें हेड टू टेल रूल। क्या हेडिंग दे लें? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के जरिए आप ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड करते हैं। कहता है टू ऐड दीज वेक्टर वी अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल कहता क्या है आपको, अगर इसको पढ़ें, कहता है टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, कि अगर आपने वेक्टर्स ऐड करने हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तरीका क्या है? रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। पहले आप उनकी ये वाली रिप्रेजेंटेटिव लाइंस बना लें सच दैट हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर। पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्टिंग पॉइंट पहले वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे। इसी तरह थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे एंड सो ऑन। इस तरह चलते जाएंगे जब तक के आखिरी वेक्टर तक आप इसी तरह जोड़ ना लें। और जब आखिरी वेक्टर तक आप जोड़ लें तो उसके बाद क्या करें? पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से आप जोड़ देंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो वो लिखता है रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector। सबसे पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इन दोनों को आपने जोड़ देना है। इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर लें। हेड टू टेल रूल की जो येलो बॉक्स में लिखी हुई है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई आपकी। अब आपने दो वेक्टर ऐड करने हैं, V1 जो है वो और V2, 300 न्यूटन और 400 न्यूटन उसने दिया है। एक का एंगल 30 डिग्री दिया है
दूसरे का एंगल 60 डिग्री दिया है विद एक्स एक्सिस। दोनों हमने सुटेबल स्केल के साथ ड्रॉ कर लिए। स्केल हमने क्या लिया है, 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब बेटा वो जो 3 सेंटीमीटर था पहले आपने वो ड्रॉ किया, उसके बाद इसके हेड पे 4 सेंटीमीटर वाले वेक्टर की आपने टेल रखी और ये 60 डिग्री पे ड्रॉ किया, और पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दिया। तो ये जो वेक्टर मिला है हमें 6.8 सेंटीमीटर वी वेक्टर, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका एंगल क्या निकला है 49 डिग्री, और इसकी लेंथ क्या निकली है 6.8 सेंटीमीटर। तो 6.8 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 680 न्यूटन। ठीक है, तो ये हेड टू टेल रूल है बेटा। शॉर्ट में आ जाए तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, लॉन्ग में आ जाए तो आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, और ये जो एग्जांपल साथ दी हुई है इसी एग्जांपल को मेंशन करके और आपने इसे ड्रॉ करके दिखा देना है। आगे दो डेफिनेशंस है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। रेस्ट और मोशन में फर्क वाजिब। आम जिंदगी में हम रेस्ट कहते हैं रुके हुए होने को, और मोशन कहते हैं हरकत में होने को। लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि जब भी आपने रेस्ट और मोशन को डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट डिस्कस करना है, तो लिहाजा फिजिक्स कहती है रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये येलो बॉक्स को आप मार्क करेंगे। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर एक जिस्म अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी हरकत नहीं कर रहा, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो फिर वो रेस्ट में कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटरसाइकिल पे बैठा बच्चा, मोटरसाइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। अब वो रोड पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर सीज दैट ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब वो इर्द गिर्द के हिसाब से, इर्द गिर्द कोई दरख्त है, कोई रोड है, कोई खंबा है, कोई गाड़ी खड़ी है, उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लिहाजा ये मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो रेस्ट पे है। तो ये डेफिनेशन आप लिखेंगे और साथ इसकी ये वाली क्या दे देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं बेटा मोशन पे। मोशन की जो डेफिनेशन है ये सेकंड येलो बॉक्स में दी हुई है। इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर एक जिस्म अपने इर्द गिर्द की चीजों के हिसाब से अपनी जगह तब्दील कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं कि वो हरकत में है, मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसी एग्जाम्पल को वो डिस्कस करता है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर। एक बंदा है जो ट्रेन के डब्बे में बैठा है, अब उसके साथ बैठे हुए जो शख्स हैं, साथ पड़ा हुआ जो बैग है, साथ पड़ी हुई जो चीजें हैं, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो रेस्ट पे है। जबकि विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाला जो बंदे हैं उसके, ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन। जो बाहर प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं, वहां से जब ट्रेन गुजरती है तो यकीनी बात है उसका वो जायचा चेंज हो रहा है, उसका वो रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो बाहर के खड़े हुए लोगों के हिसाब से वो मोशन में है, जबकि वो सीट पे बैठा हुआ है। तो इसको कहते हैं he is in motion with respect to observer standing outside the railway train। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल की हेडिंग देके और कहेंगे a person standing in the compartment of a moving train, और आगे ये is at rest वाली एग्जांपल काट दीजिएगा क्योंकि ये तो हमने पहले दे दी वहां पर। और he is in motion with respect to observer standing outside, तो आपकी ये मोशन की एग्जांपल हो जाएगी। ऊपर हमने रेस्ट की एग्जांपल पहले से मेंशन कर दी है, तो डबल डबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ मोशन में बेटा 3 किस्म की मेन मोशन है बॉडीज की जो हम डिस्कस करेंगे। एक ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और तीसरा वाइब्रेटरी मोशन। और इसमें जो इनकी सब कैटेगरीज हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, साथ एग्जाम्पल भी बताते जाएंगे। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, if motion of a body is such that every particle of body move uniformly in the same direction, then it is called translatory motion। कि अगर किसी हरकत करते हुए जिस्म के तमाम जर्रात, तमाम कंपोनेंट्स एक ही रुख में हरकत कर रहे हैं, तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन की मोशन, कार की मोशन, एक ही रुख में हरकत कर रहे होते हैं तमाम पार्टिकल्स, ये ट्रांसलेटरी मोशन कहलाते हैं।
अब ट्रांसलेटरी मोशन में हो सकता है कि वो लीनियर मोशन में हो बॉडी। लीनियर मोशन का मतलब है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर बॉडी एक सीधी सिमत में जा रही है, स्ट्रेट लाइन के सिमत में जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। जैसे कि फ्री फॉल बॉडी, ऊपर से कोई चीज आप नीचे गिराते हैं, बिल्कुल सीधी गिरती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। फिर सेकंड है रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब ये होता है बेटा कि कोई पाथ जो है फिक्स पाथ नहीं, बल्कि आप फॉलो कर रहे, बॉडी मूव अलोंग एन इरेगुलर पाथ, फिक्स पाथ नहीं है, कभी यहां मुड़ गए, कभी कहीं मुड़ गए, कभी कहीं मुड़ गए, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जिग-जैग मोशन भी इसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ 2.7 फिगर में बताया हुआ है, कीड़ी को मकोड़े को कभी आपने चलते देखा हो तो कीड़ी मकोड़े ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा एक रुख में चले गए, फिर मोशन बदल ली, डायरेक्शन बदल ली, फिर किसी और रुख में चले गए, फिर किसी और रुख में चले गए, तो वो रैंडम मोशन में हरकत कर रहे होते हैं। थर्ड कैटेगरी इसकी आ जाती है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, कि अगर कोई जिस्म सर्कुलर पाथ में हरकत कर रहा है, गोल दायरे में घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसा कि आप एक रस्सी के साथ कोई चीज बांध लें, बॉल बांध लें, पत्थर बांध लें, और बच्चे इसको जोर से घुमाते हैं, तो अलोंग अ सर्कल ये मूव करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसी तरह पार्क्स वगैरह में आप जाते हैं तो इस तरह का झूला लगा होता है, फेरिस व्हील जिसे कहते हैं, इसकी भी मोशन सर्कुलर मोशन है, अलोंग अ सर्कल है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा आपके पास रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन का क्या मतलब है? रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कल है, रोटेटरी मोशन अलोंग द फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पॉइंट है, एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना। जैसे कि आपकी साइकिल का जो पहिया है उसके दरमियान में एक लंबा सा नट लगा होता है जिसे सेंटर एक्सिस कहते हैं। आपका पहिया उसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा होता है, जैसे मेरी ये इस वक्त पेंसिल घूम रही है, ठीक है, एक पॉइंट के गिर्द। जब इस पॉइंट के गिर्द घूमते हैं तो इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके घर में लगा हुआ फैन, अब फैन में आप देखें कि ऊपर से एक रॉड आ रहा होता है, और वो उस रॉड जिस पॉइंट पर जुड़ रहा होता है वो उसके इर्द गिर्द ये फैन मूव कर रहा होता है। वॉशिंग मशीन का, ड्रायर का आपका चक्का जो पहिया होता है वो भी इसी तरह एक एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। लट्टू जो होता है आपका, लट्टू को आप देख लें, सेंटर वाली कील के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, दैट इज मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो आप यहां से कोई सी एक या दो एग्जांपल दे देंगे, सारी याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की बहरहाल जरूरत है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेशन कहते हैं बेटा किस चीज को? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, कि अगर आपका जिस्म आगे पीछे हरकत कर रहा है एक खास पॉइंट के गिर्द, इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पार्क में आपने स्विंग देखी है कभी, ये जो झूला होता है जिसे हम पींग भी कहते हैं उर्फे आम में। अब जब आप इसे पीछे खींच के और छोड़ते हैं, जो इसका सेंटर पॉइंट है जहां पर ये पहले रुका हुआ होता है झूला, ये उससे कुछ पोर्शन आगे जाता है, कुछ पोर्शन फिर पीछे आता है, फिर कुछ पोर्शन आगे जाता है, फिर पीछे आता है, तो ये उस फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द ही मोशन करता रहता है। इस तरह की मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या फर्क है। देखिए, डिस्टेंस भी फासला होता है और डिस्प्लेसमेंट भी फासला होता है, लेकिन इन दोनों फासलों में फ़र्क ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का छोटे से छोटा फासला होता है, कम से कम फासला। अगर मैं आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का कहूँ और कहूँ कि नाक की सीध में जाना है, बिल्कुल सीधे जाना है, तो ये कम से कम फासला होगा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूर मेंशन होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस में आपकी डायरेक्शन नहीं मेंशन होती, इसलिए डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन आपने क्या करनी है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब कोई जिस्म हरकत करे उसके दरमियान उसने जितना भी फासला तय किया है उसकी लंबाई जो है वो डिस्टेंस कहलाती है, फासला कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ए से बी बना के और लिख देना है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 5 मीटर। एक और चीज जो मेंशन करनी है वो क्या है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये लाइन आपने इसके साथ लिखनी है पॉइंट बना के कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और एसआई यूनिट डिस्टेंस का क्या है? मीटर है। फिर आप आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
whose magnitude is the shortest distance between the initial point and the final point of the motion। कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक जिस्म हरकत करता है तो पॉइंट ए से बी के दरमियान जो कम से कम फासला है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये यकीनन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। डायरेक्शन मेंशन करना लाजिम है। तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एसआई यूनिट इसका क्या लिखेंगे, मीटर। ये छोटी सी तस्वीर बना देंगे आप, ठीक है। ए से लेकर बी तक जिसके ऊपर डी लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने और लिखना है द डिस्प्लेसमेंट डी इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी एज इंडिकेटेड बाय द एरो हेड। तो यहां पर आपकी जो है ये मुकम्मल हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आपके पास टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। देखने में बेटा दोनों वर्ड एक जैसे हैं, स्पीड भी रफ्तार को कहते हैं, वेलोसिटी भी बेसिकली रफ्तार को ही कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्पीड क्या होता है कि अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें कि आपने 10 किलोमीटर फासला तय किया है 5 मिनट में, तो आप 10 किलोमीटर को डिवाइड कर दें 5 मिनट पे, तो आपकी स्पीड निकल आएगी कि आप कितने किलोमीटर 1 मिनट में तय कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह स्पीड जो है ज्यादातर किस यूनिट में निकाली जाती है, मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितने मीटर कवर किए, या किलोमीटर पर आवर में निकाली जाती है कि 1 घंटे में आपने कितने किलोमीटर फासला तय किया है। तो आप यहां से लिखेंगे कि इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, अगर एक जिस्म कितना फासला तय करता है एस कितने टाइम में, टी में, तो इट्स स्पीड वी विल बी रिटन एज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड के लिए सिंबल आ गया बेटे वी, डिस्टेंस के लिए सिंबल आ गया एस और टाइम के लिए सिंबल आ गया टी। तो यहां से अगर डिस्टेंस निकालना हो एस, तो ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने इसका यूनिट मेंशन करना है और ये मेंशन करना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी आप मेंशन करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से ये आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी, जिसमें आपका यूनिट भी आ गया, फार्मूला भी आ गया और डेफिनेशन भी आ गई, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट इस पैराग्राफ में दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होती है, इन दोनों का भी आपको पता होना चाहिए। इंस्टेंट कहते हैं बेटा एक लम्हे को, इंस्टेंट किसे कहते हैं, एक लम्हे को। द स्पीड ऑफ अ व्हीकल दैट इज शोन बाय स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। बाय इट्स काट देना, इट्स का वर्ड काट देंगे, ये लाइन सीधी हो जाएगी आपके लिए डेफिनेशन के लिए, कि किसी भी व्हीकल, किसी भी गाड़ी की स्पीड जो हम स्पीडोमीटर पे किसी एक लम्हे पे देखते हैं, अपने मोटरसाइकिल पे आप देख लें, जिस लम्हे आपकी नजर उस पर गई है, हो सकता है 52 हो, 62 हो, 55 हो, 35 किलोमीटर हो पर आवर, तो जो स्पीड उस लम्हे पे आपको दिखी है वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड लिखते हैं। एवरेज स्पीड निकालते हैं कि ओवरऑल हमारा पूरे फासला कवर करने के बाद ऑन एवरेज हमारी स्पीड क्या रही, औसतन स्पीड क्या रही। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड के लिए v का सिंबल होता है, ए वी फॉर एवरेज लगा दिया, s ओवर टी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यूनिट इसका वही का वही होगा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.3 कहता है एन ईगल डाइव्स टू द ग्राउंड अलोंग अ 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीजें यहां से मिल गई, डिस्टेंस कितना कवर किया है उस ईगल ने 300 मीटर का, और एवरेज स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर द डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम कितना लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस आपने लिखा 300 मीटर, एवरेज स्पीड लिखी 60 मीटर पर सेकेंड, टोटल टाइम आपने निकालना है
फार्मूला आपने ये वाला लिखना है, वी ए वी एवरेज स्पीड का एस ओवर टी, टी को आप उधर ले गए, वी ए वी इधर आ गया, एस ओवर वी। तो एस की वैल्यू आपने पुट की 300, ठीक है, और वी ए वी की वैल्यू पुट की 60, 65 300, तो टाइम आ गया 5 सेकेंड। तो लिहाजा अगर आपके जिस्म की स्पीड ईगल की कितनी थी 60 मीटर फी सेकेंड, तो 300 मीटर कवर करने में उसे टोटल कितने मिनट लगेंगे, कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट बेटा डिस्कशन है वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी क्या होती है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, के टाइम पर डिवाइडेड बाय टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में बेटा क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, स्पीड जो है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम थी और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है। तो लिहाजा स्पीड स्केलर क्वांटिटी हुई और वेलोसिटी आपकी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, इसका मतलब आप वेलोसिटी वी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे और साथ लिखेंगे यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये 4 लाइंस आप लिखेंगे ना 2 नंबर डेफिनेशन में परफेक्ट मिलेंगे आपको। एक आपने एक लाइन की डेफिनेशन लिख दी, यूनिट लिखा उसका, ये लिखा कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और साथ फार्मूला लिखा v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है औसतन वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो इसके लिए भी वी ए वी का ही सिंबल इस्तेमाल होता है, वेलोसिटी के लिए भी वी का सिंबल है, स्पीड के लिए भी वी का, ए वी फॉर एवरेज इज इक्वल टू डी ओवर टाइम, और डी देखें बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां से आपकी ये वेलोसिटी की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हम कहेंगे वेलोसिटी को, कहता है इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, अगर एक हरकत करते हुए जिस्म की स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रही हैं, तो फिर हम उसे कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां से आप ये डेफिनेशन दोनों की याद कर लेंगे। एक एग्जाम्पल दे देंगे कि एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर। जब एक पैराट्रूपर छलांग लगाता है पैराशूट के जरिए ऊपर से, तो थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। जब उसकी डाउनवर्ड ग्रेविटी बराबर हो जाती है उसके वेट के, तो फिर उसकी जो मोशन है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है, और वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आता है, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। प्रैक्टिकली जब वो जंप करता है तब यूनिफॉर्म नहीं होती, थोड़ी देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। 12 एग्जाम्पल आपने यहां से लिख देनी है, ये एक लाइन जो आपको मार्क करके दी है। फिर नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना। आपके मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर लगा होता है, आप उसे प्रेस करते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, आप उसे डाउन करते हैं एक्सेलरेटर, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। व्हाट डज इट मीन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, के वक्त के बदलने के साथ साथ जो आपकी वेलोसिटी की तब्दीली है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कैन ऑकर इन मैग्नीट्यूड, हो सकता है कि वेलोसिटी में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या दोनों चेंज हो रहे हो। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, नेगेटिव भी हो सकती है। पहले मैं आपको देसी एग्जांपल सिखाता हूं। आपने घर से बाइक निकाला, पहला गियर लगाया, आपकी वेलोसिटी कम थी, दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, बढ़ती चले गए, ये एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव जा रही है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, नेगेटिव कब होती है, फॉर एग्जांपल आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, आपका घर आ गया, आपने रुकना है, तो फिर आप क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको डेसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। साथ में आप लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
डेफिनेशन हो गई, एक्सेलरेशन की दो कैटेगरीज बता दी, वेक्टर क्वांटिटी बता दिया, रह क्या गया फार्मूला और यूनिट। अब फार्मूला और यूनिट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डेल्टा वी, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसका बेटे फार्मूला आ गया, इसको डेल्टा वी ओवर टी भी हम लोग लिखते हैं। फिर आप इसका यूनिट मेंशन करेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डेफिनेशन में कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो कि आपको नंबर लेने से रोक दे, पूरे नंबर आपके इस डेफिनेशन में अब आएंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहलाएगी और नॉन यूनिफॉर्म कब आएगी। अब देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग का सेम है, कांस्टेंट है। इफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर आपके वेलोसिटी के चेंज होने की जो शरह है, तब्दीली, वो कांस्टेंट है, तो दैट एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रही हैं, तो तब हम उसे वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहां पर आ गई बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, और ये दो लाइनें हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल आपको देता है इसी फार्मूले को टेस्ट करने के लिए, कहता है अ प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट। अब जब ये रेस्ट की बात कर देना कि गाड़ी रुकी हुई है और चलने लगी है, तो आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है, 0 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली 0 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। कहता स्टार्ट टू रन ऑन रनवे, इट एक्सेलरेट डाउन द रनवे एंड आफ्टर 20 सेकंड, तो टाइम आपने ले लिया t 20 सेकंड, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर। चलें किलोमीटर पर आवर में निकालने का कह रहा है, तो यहां पर VF आ गई आपकी कितनी, 252 किलोमीटर पर आवर। डिटरमिन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन, तो आपने उस जहाज की क्या निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। आपने क्या किया बेटा, VF था आपका 252 किलोमीटर पर आवर, तो आपने किलोमीटर की जगह, किलो की जगह 10⁻³ लगा दिया ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं हर मिनट में, तो लिहाजा 60 × 60 3600 से आपने डिवाइड कर देना। फिर इसका यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ये आ गया 70 मीटर पर सेकंड। टाइम आपका 20 सेकंड है, एवरेज एक्सेलरेशन उसने निकालने का कहा है। फार्मूला क्या है, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। तो VF की आपने वैल्यू लगाई 70 माइनस VI की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय टाइम T 20। 70 को 20 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट हमने क्या याद किया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह आपकी ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी।